हेलो स्टूडेंट, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस कक्षा में हम मैथ पेडागोजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे मैथ पेडागोजी में। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है। यहाँ गणित के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन है गणित एक उपकरण है, दूसरा है गणित एक भाषा है, तीसरा है गणित एक प्रकार की कला है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गणित एक उपकरण है जो कि हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी यूजफुल होता है, और गणित एक भाषा भी है, और गणित एक प्रकार की कला भी है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गणित शिक्षक निम्न में से किस गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों की गणना करने की शक्ति का विकास कर सकती है। यहाँ गणना करने की जो शक्ति है उसका विकास करना है तो हमें क्या करना होगा। पहला ऑप्शन है अभ्यास द्वारा, दूसरा है केवल एल्गोरिथम द्वारा, तीसरा है कक्षा में क्रियाशील गतिविधि करवाकर, चौथा है गृह कार्य प्रदत्त कर। देखिए, अभ्यास कराना तो अच्छी बात है लेकिन हमें कभी गृह कार्य नहीं देना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ केवल वर्ड यूज करके ये ऑप्शन आपका गलत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है, कक्षा में क्रियाशील गतिविधि करवा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों की गणना करने की जो शक्ति है उसका विकास कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित की निरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है। यहाँ गणित की निरसता को दूर करना है, मतलब जो हमको बोरिंग लगता है जो गणित सब्जेक्ट, उसकी निरसता को दूर करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, आगमन विधि द्वारा, खेल मनोरंजन विधि द्वारा, प्रदर्शन विधि द्वारा, या फिर विश्लेषण विधि द्वारा। तो देखिए, जब कभी भी मनोरंजन और खेल की बात होती है तो हमेशा ऑप्शन नंबर वही सही होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है कि हम लोग खेल मनोरंजन द्वारा जो गणित की निरसता है उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। इसमें कौन सी गतिविधि है उसको हम लोग देखेंगे। पहला हमारा ऑप्शन है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। क्या यह गतिविधि है? तो यह बिल्कुल गतिविधि नहीं है। दूसरा है बच्चों के द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। तो ये भी कोई गतिविधि नहीं है कि हम लोग गिनती का वाचन करेंगे तो यह गतिविधि हो जाएगा। तीसरा है बच्चों के द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। नकल करने की बात तो कभी की ही नहीं जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों का अन्वेषण में लगना। देखिए, अन्वेषण मतलब होता है खोजबीन करना। तो कोई भी हम लोग खोजबीन करेंगे तो उससे एक गतिविधि होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, गतिविधि है एक बच्चों का अन्वेषण में लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गणित अपने आप में एक ऐसी भाषा है जिसके अपने प्रतीक, शब्द और वाक्य रचना के नियम है। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय भाषा का भाग नहीं है। देखिए, हम जानते हैं गणित एक भाषा है जिसका खुद का जो है प्रतीक है, खुद का शब्द है, वाक्य रचना है। तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। पहला हमारा ऑप्शन है स्मॉल देन, दूसरा हमारा है कि ग्रेटर देन। तो ये तो गणित में यूज होता है, अगर हम लोग को किसी संख्या को दिखाना है कि मान लीजिए 4 बड़ा है 3 से, तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं 4 बड़ा है 3 से। तो वैसे ही आपका ये वाले चिन्ह है ये आपका मल्टीपल होता है, और ये जो आपका होता है फैक्टोरियल होता है। ये बड़े बड़े जो क्लास के बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं फैक्टोरियल। तो ये भी आपका गणित की भाषा है। तीसरा आपका है हैज़, और ये तो हम लोग कभी भी इसका प्रयोग गणित की भाषा में नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चौथा आपका है बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक। ये जो है ये छोटा कोष्टक है और ये जो है वो बड़ा कोष्टक है। गणित में 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं, एक को बोलते हैं छोटा कोष्टक, एक को बोलते हैं बड़ा कोष्टक, तीसरा होता है आपका रेखा कोष्टक, और चौथा आपका होता है मंझला कोष्टक, ये वाला। तो 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए, कभी भी गणित का अगर हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें चारों कोष्टकों का यूज किया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर मंझले को, फिर उसके बाद बड़े को सॉल्व करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, ये गणितीय चिन्ह नहीं है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दिया है ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी, तो इसका आशय क्या है। देखिए, ए जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा भी है, और इक्वल भी है बी के। तो इसका मतलब क्या है, ए बी से बड़ा है, बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है ए बी के बराबर है, तो देखिए बराबर तो है लेकिन ये बड़ा भी है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है ए बी से बड़ा या बराबर है, ये बात बिल्कुल सही है
कि ए या तो ए जो है वो बी से बड़ा है या तो बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि ए बी से बड़ा है या बराबर नहीं है। तो देखिए अगर ए बी से बड़ा है, बराबर नहीं है, तो ये तो बराबर नहीं रहेगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेमेसन चिन्ह प्रदर्शित करता है। देखिए जो ये है सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा या फिर सेमेसन भी कहते हैं। ये क्या प्रदर्शित करता है? दी गई संख्याओं का योगफल, प्रदत्त वस्तुओं की संख्या, दी गई संख्याओं का गुणनफल, उक्त कोई नहीं। तो जहाँ भी समेसन होता है उसका मतलब होता है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी रहेंगी हमको उसका जोड़ करना है। ये जो सिग्मा है, सिग्मा दर्शाता है जोड़ को। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया, दी गई संख्याओं का योगफल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2 इंटू 3 का मान 8 के बराबर नहीं है तो गणितीय भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन तो पूछा गया है 2 इंटू 3 का मान 8 के बराबर नहीं है तो गणितीय भाषा में किस प्रकार इसको लिखेंगे। तो जब भी 2 इंटू 3 नहीं है तो मतलब 2 इंटू 3 बराबर नहीं है 8 के, तो हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे। और अगर वहीं कहता कि बराबर है तो हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 3 बराबर है 8 के। तो यहाँ बोल रहा है कौन सा नहीं है, बराबर नहीं है, तो गणितीय भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, तो वो हम लोग लिखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में सही से लिखा है 2 इंटू 4 बराबर नहीं है 8 के, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि देखिए एक बच्चा है, उसके सामने का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे इसको जोड़ना है कि घटाना है, कि गुणा करना है कि भाग करना है, तो वो कंफ्यूज है। तो वो इस तरह के क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि उसको किस चीज़ की समझ नहीं है। तो पहला कह रहा है ऑप्शन की राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता है। दूसरा है राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। तीसरा है राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। चौथा है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है। तो देखिए जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, गुणा नहीं कर सकता, ये बात तो बिल्कुल गलत है क्योंकि वो कंफ्यूज है। तो वो क्या कर रहा है, अवसर भी नहीं खोज रहा है भाषा डालने के लिए, भाषा समझने में उसको कठिनाई भी नहीं हो रही, भाषा को समझता है लेकिन उसका यूज नहीं करना जानता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें पूछ रहा है कि मुझे जोड़ करना चाहिए, कि मुझे गुणा करना चाहिए, कि मुझे घटाना चाहिए, फिर मुझे भाग करना चाहिए, या इसी चीज़ को नहीं समझता है कि करना क्या चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ पाठ्य योजना जो हम लोग बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके लिए क्या होता है। तो ऑप्शन है विद्यार्थियों को अवसर देना कि उनके विचारों को अग्रणी रखना, वह संकल्पनाओं की संरचना करें। ये तो ठीक लग रहा है लेकिन हम लोग और भी देखेंगे। क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। आगे है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। चौथा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो देखिए पाठ योजना हम लोग को बनाना है गणित पढ़ाने के लिए, तो पाठ योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिले और जो हमारी पाठ योजना रहे वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चों को अवसर देना और उनके विचारों को अग्रणी रखना, कि वो संकल्पनाओं की संरचना करें। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। देखिए जियो बोर्ड, जियो जेब्रा, इन सबसे क्वेश्चन पूछता है। इस पर हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही बना लिया है, तो आप लोग जो भी नहीं पढ़े हो इसके बारे में जाके पहले पढ़ ले वहाँ पे। तो जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड देखिए संरचनाएं होती है, उसमें क्या होता है कि कई कील लगे होते हैं, एक पटरी होती है उस पर कई कील लगे होते हैं और हम लोग क्या करते हैं उसी पटरी पे जो कील लगे होते हैं उसमें हम लोग धागे की सहायता से क्या करते हैं, संरचना बनाते हैं धागे की सहायता से। जैसे अगर हमें मान लीजिए वर्ग बनाना है तो हम लोग इन चारों को ऐसे मिला देंगे, ये हमारा हो गया वर्ग। अगर हमें आयत बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा हो गया आयत। तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग ज्यामितीय आकृतियों को दर्शाते हैं। तो पढ़ लेते हैं हम लोग ऑप्शन कौन कौन सा है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा जैसे किरण, रेखाओं और कोण को दिखाना। दूसरा है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। तीसरा है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर। चौथा है सममिति की अवधारणाएं। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए।
देखिए इसमें क्या होता है कि जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं उनकी विशेषताएं बताने के लिए कि उनमें कौन कौन से डिफरेंट है, हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं जियो बोर्ड का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, ज्यामितीय आकृतियों और उसकी विशेषताएं बताने के लिए, क्योंकि जितनी भी आकृतियां हैं उनकी विशेषताएं अलग अलग है। देखिए यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे हमारा त्रिभुज है, और यहाँ पे हमारा क्या है, आयत है। तो इनकी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग है, तो उसको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जियो बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। अब देखिए निदानात्मक जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझिए। निदानात्मक का मतलब ये होता है किसी चीज़ का निदान करना, और किसी चीज़ का निदान तभी होगा जब हम लोग उसके बारे में समझेंगे कि यहाँ कमी है या फिर यहाँ अच्छाई है। तो हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रगति प्रपत्र को भरना, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। दूसरा है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का योजना बनाना, जो सत्र के जो अंत में जो परीक्षा होती है उसके लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, तो इसमें ये भी नहीं होता है। तीसरा है बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, ये तो ठीक लग रहा है। चौथा है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। देखिए हमें कोई भी परीक्षण ऐसा नहीं करना है कि हमें अभिभावकों को या फिर टीचर या फिर प्रधानाचार्य को प्रतिपुष्टि करना पड़े। ये जितने भी ऑप्शन ऐसे होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। जब तक हम लोग रिक्ति को नहीं जानेंगे, कमी कहाँ पे है, तब तक हम लोग निदानात्मक जो है परीक्षण नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बच्चों की रिक्तियों को जानना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चिंता बोध तर्क शक्ति विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है भूगोल, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा। तो देखिए यहाँ पे चिंता बोध विश्लेषण, ये सारी चीज़ें तो हर विषय में जो है हमारी बढ़ती है पढ़ने से। जैसे भूगोल है तो इसमें क्या होता है, हम लोग सोचते भी हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं भूगोल में, तो हम लोग सोचते हैं कि उस समय के जो ह्यूमन होंगे वो क्या करते होंगे, कैसे चीज़ों को हैंडल करते होंगे। तो चिंता बोध विश्लेषण तो हर विषय में होता है, लेकिन जो तर्क शक्ति होती है वो हमेशा गणित में होती है, गणित में ही तर्क की बात होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गणित विषय की विशेषता है। गणित कैसा विषय है, उसकी कौन कौन सी विशेषता है उसको देखेंगे हम लोग। पहला है तर्कपूर्णता, तो मैंने पहले ही बताया है जो गणित है वो तर्क का विषय है। दूसरा है परिमाणों की निश्चितता। देखिए गणित में जो परिमाण आते हैं ना उनकी जो है निश्चितता होती है। जैसे अगर हम लोग 4 × 3 मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आएगा, जी पहले से ही निश्चित है कि अगर हम लोग 4 × 3 करेंगे तो ये 12 आएगा ही आएगा। तो उसमें क्या होती है, परिमाणों की निश्चितता होती है। हम लोग किसी भी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें उसका आंसर जो होता है वो फिक्स होता है। तीसरा है शुद्धता, तो उसमें शुद्धता भी होती है, इसका मतलब गणित की सभी विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ये आपका टॉपिक है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। यह क्रियाकलाप बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन नंबर पहला है विश्लेषण और संप्रेषण में। दूसरा है वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो। तीसरा है वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। चौथा है मित्रों को सहयोग देने में। तो देखिए जो वाद विवाद जो टॉपिक है शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, उसमें मित्रों का सहयोग देने से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी संख्याओं को हल करने के लिए जिसके अंत में शून्य हो, जिनके प्रारंभ में शून्य हो, इसका भी कोई मतलब नहीं है। जो वाद विवाद हो रहा है वो विश्लेषण हो रहा है और संप्रेषण में सहायक दे रहा है। मतलब विश्लेषण मतलब किसी चीज़ का हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कि क्या सच में शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। और अगर हम लोग सोच रहे हैं किसी चीज़ को फिर वाद विवाद कर रहे हैं तो उससे हमारा संप्रेषण भी हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक विद्यार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। देखिए एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है किसमें, परिकलन में, मतलब जोड़ घटाने गुणे भाग करने में, इनमें, और संख्याओं को समझने में दिक्कत हो रही है। तो उसको कौन सा चीज़ हो सकता है, लेखन क्षमता, गणितीय क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तीसरा है दृश्य स्थानीय संगठन में असमर्था। चौथा है पठन अक्षमता। तो देखिए अगर गणित की चीज़ों में जैसे मान लीजिए जोड़ घटाना गुणा भाग करने में, संख्याओं को समझने में दिक्कत हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं। यहाँ व्यवहारिक उपकरणों के बारे में बात किया गया है कि वो कैसे मदद करते हैं। तो है मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, दूसरा है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, तीसरा है मूल्य गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, चौथा है शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा व्यवहारिक जो उपकरण होता है वो क्या करता है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए हेल्प करता है हमारा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। देखिए खुला अंत वाला प्रश्न और बंद अंत वाला प्रश्न आप लोग समझ लीजिए। वो प्रश्न जिनके मतलब कई उत्तर होते हैं और काफ़ी बड़ा उत्तर होता है उसको हम लोग बोलते हैं खुला अंत वाला प्रश्न। वहीं अगर जिसका मतलब एक लाइन में उत्तर होता है, एक शब्द में उत्तर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बंद अंत वाला प्रश्न। तो ऑप्शन में पहला हमारा है 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। दूसरा है कोई दो संख्याएं लिखी जिसका गुणनफल 45 हो। तीसरा है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। और चौथा है 15 × 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे, तो इसका काफ़ी बड़ा आंसर होगा। हम लोग पूरा प्रोसेस को समझाएंगे कि 15 का 3 से गुणा कैसे होगा। तो ये आपका हो गया खुला अंत वाला प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है आप लोगों का। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण क्या है। तो यहाँ क्या कर रहा है कि बच्चों को 2 अंक वाली संख्याएं, मान लीजिए 9 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो गया, तो इसको जोड़ने में इन लोग को क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है। हमारा पहला ऑप्शन है गणित में रुचि का अभाव। देखिए बच्चों में गणित में रुचि का अभाव होता नहीं है, परिस्थितियाँ उनमें रुचि का अभाव कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव। तो इसको प्लस को करने के लिए, 2 अंकों का प्लस करने के लिए हमें स्थानीय मान की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। तीसरा है शून्य के महत्व की समझ का अभाव। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि शून्य का जो मतलब है उसका हम लोग मतलब नहीं समझे तो उससे हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा है पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पुनः समूहीकरण मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग 9 और 2 को ऐड कर दिए तो वो 11 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे और इसका 1 जो है इधर हम लोग हासिल में ले लेंगे। तो दोबारा जब हम लोग इसका पुनः समूहीकरण जब करते हैं, 3 और 1 को जोड़ना होता है, तो उसके बाद हम लोग इसको लेना भूल जाए जो 1 हासिल लगा हुआ है, या फिर हम लोग को ये आता ही नहीं है, इसलिए हम लोग को 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। हम लोग को पुनः समूहीकरण करने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग गलती कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। यहाँ गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन है उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। दूसरा है उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। तीसरा है कि यह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। चौथा है वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए जो गणित की पाठ्य पुस्तक है ज़रूरी नहीं है कि वह मोटी और बड़ी हो तभी बच्चों को समझ में आए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया। तीसरा है कि यह रंगीन और आकर्षित होनी चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि उसमें बहुत से अभ्यास होने चाहिए। तो अभ्यास बच्चों को नहीं करवाना है हम लोग को ऐसा उसका वातावरण बनाना है इसको जिससे वो क्या उसके डेली लाइफ से कनेक्शन हो सके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। उसमें अवधारणाओं के परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। यहाँ संप्रेषण शब्द का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस क्षमता का विकास करने के लिए करते हैं। तो देख लेते हैं दंड आरेख बार ग्राफ को देकर आंकड़ों का अर्थ लगाने में। ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ संप्रेषण से कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा है कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने में, तो तुरंत उत्तर देने में भी यूज नहीं होता है, ये भी गलत है आपका। गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, दूसरे के विचारों का खंडन करने के लिए हम लोग थोड़ी उसको संप्रेषण करवा रहे हैं, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। चौथा है गणित विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। हम लोग जितने भी गणित में जो चीज़ें होती हैं उनको हम लोग सुव्यवस्थित ढंग से सीख सकें, अपने पास संचित रख सकें और स्पष्ट रहे सही चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है।
आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रिया संपन्न करने में समर्थ है तो वह विभाज्यात्मक अवस्था में है, अपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है। तो अगर कोई शिक्षार्थी पूर्णांक, भिन्न, दशमलव इत्यादि को अगर समझ पाता है, उन पे अगर संक्रियाएं संपन्न कर पाता है, तो इसका मतलब है कि वह संक्रिय अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, क्योंकि वह इन सभी चीज़ों को करने में सक्षम है। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। गणित की शिक्षा का क्या केंद्र होना चाहिए, हमें वो देखना है। ऑप्शन है उच्चतर गणित के लिए तैयारी, दूसरा है गणित के अमूर्त विचार जानना, तीसरा है कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करना, चौथा है विद्यार्थियों को गणित शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने के लिए सहायता करना। तो देखिए, ऐसे ही हम लोग जानते हैं कि जो NCF 2005 जो है वो क्या कहता है कि जो भी हमने कक्षा में पढ़ाया हुआ है वो विद्यार्थी के दैनिक जीवन से जुड़े, ऐसा हमें उन लोग को टीचिंग करवाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। यहाँ नहीं पूछा हुआ है कि संख्या की समझ का पहलू कौन सा नहीं है। पहला हमारा है पंक्तिबद्धता, दूसरा है अंक लिखना, तीसरा है गणना करना, चौथा है संरक्षण करना। तो देखिए, जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है, उनको हम लोग कोई भी चीज़ पंक्तिबद्ध तरीके से सिखाते हैं। हम लोग उनको 1 सिखाएंगे, उसके बाद ही 2 सिखाएंगे, उसके बाद ही 3 सिखाएंगे। तो पंक्तिबद्ध होता है। दूसरा होता है अंक लिखना, तो ये भी सही है, हम लोग प्राथमिक स्तर पर उनको अंक लिखना सिखाते हैं, उसके बाद हम लोग गणना करना सिखाते हैं। लेकिन उसका संरक्षण हो, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग उनको जो सिखाएं वो उसको पूरा सीख ही जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतनों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना का संबोधित नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो टीचर है वो क्या कर रहा है, 26 टाइल्स दिया है, उसको क्या कहा है कि आप लोग जितने भी संभव आयतन जो हो उसमें व्यवस्थित करिए, आकार में व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको आकार में व्यवस्थित कर रहे हैं। उसको बच्चे इस प्रकार से भी बना सकते हैं टाइल्स को। तो इससे हम लोग कौन सी संकल्पना को नहीं सीखेंगे। ऑप्शन है पहला गुणनफल। तो देखिए, गुणनफल तो हम सीखते हैं, जो बच्चे टाइल्स को लगा रहे हैं एक क्रम में, उससे क्या हो रहा है, गुणा का हमें बोध हो रहा है। दूसरा है आयतन। देखिए, यहाँ आयतन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तीसरा आप लोगों का है क्षेत्रफल। तो देखिए, हम लोग जिस भी आकार में टाइल्स को हम लोग इकट्ठा करेंगे उससे उसका क्षेत्रफल भी निकल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। चौथा है गुणनखंड। तो हम लोग इसके द्वारा गुणनखंड की भी संकल्पना को संबोधित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। इससे आयतन का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग अलग अलग आयतन में करेंगे। जैसे कोई एक सीक्वेंस में लगाया हुआ है, कोई इस सीक्वेंस में लगाया हुआ है, कोई किसी सीक्वेंस में लगाया हुआ है, तो हम लोग इसका आयतन नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका क्षेत्रफल ज्ञात जरूर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा और अध्यापक के रूप में आप उसको कैसे संबोधित करेंगे। तो कक्षा 2 के बच्चे हैं, आपने उनको कहा 44 लिखो, तो कुछ बच्चे ने क्या किया, 44 लिखा और कुछ ने उसको 404 लिख दिया। तो आप एज ए टीचर क्या करोगे। तो ऑप्शन है उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। देखिए, सही उत्तर लिखने से अगर उसको समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन सही उत्तर लिखने से फिर वो गलती करेगा, आप उसको कोई और अंक दोगे लिखने के लिए, वो कोई और गलती करेगा। तो हमें सही उत्तर नहीं लिखना है। दूसरा है उसे मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। चलिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा आपका ऑप्शन है उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। तो देखिए, जो NCF है वो क्या कहता है कि बच्चे चाहे पढ़ने में जैसे भी हों, लेकिन हमें उन्हें अलग अलग वर्गीकृत नहीं करना है कि तेज बच्चों की टोली अलग बना दिया जाए, कमज़ोर बच्चों की टोली अलग बना दिया जाए। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि उनको जो जिसने सही लिखा है क्या उसके वाले में रखना चाहिए बच्चों को। तो ये बिल्कुल नहीं करना है हमें। आगे है कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अब जब उसको आ ही नहीं रहा है तो सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कह के भी क्या करेंगे। वो हो सकता है किसी से नकल करके वो लिख दे, लेकिन बाद में दोबारा जब उसको आप देंगे तो वो नहीं लिख पाएगा सही से। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे तभी उसके समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ निगेटिव वर्ड पूछा हुआ, कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग करना। देखिए संकल्पना एक ही है, मान लीजिए हमको जोड़ पढ़ाना है, हमें 4+3 पढ़ाना है, इसके लिए हम लोग विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग पेन से, कहीं हम लोग 4 पेन, उसके बाद 3 पेन को जोड़ के बता रहे हैं, या फिर हो सकता है हम लोग किसी और चीज़ का यूज करके बता रहे हैं। तो विभिन्न शिक्षण अधिगम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन ठीक है। दूसरा है एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय नियम का कठोरता से पालन करना। यहाँ कठोरता वर्ड दे करके इस ऑप्शन को निगेटिव बना दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। तो हमें कभी भी कठोर नियम नहीं बनाना है किसी चीज़ को सीखने के लिए। कठोर नियम बनाने से बच्चा क्या होगा, दूर भागेगा मैथमेटिक्स से। तो तीसरा ऑप्शन है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। देखिए जो भी छात्र जो त्रुटि कर रहे हैं, हमें उस पर सोचना होगा, उस पर कार्य करना होगा। चौथा है उसके प्रतिदिन के अनुभव के साथ संबंध स्थापित करना। ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड होता है कि हम लोग जो भी क्लासरूम में सीखते हैं उसको प्रतिदिन के अनुभव से हम लोग ऐड करके सीखें तो काफ़ी बच्चा अच्छे से सीखता है। तो क्योंकि यहाँ पूछा है नहीं है कौन सी विशेषता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो देखिए जो प्राथमिक स्तर का जो गणित पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। उसमें क्या हो, अधिक से अधिक चित्रों का यूज़ हो, प्राकृतिक चीज़ों का यूज हो, और बच्चा जो भी सीखे वो क्या हो, उनके विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित हो। चलिए हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गणित का जो पाठ्यक्रम है एनसीएफ कहता है कि वो बच्चों के जो दैनिक जीवन में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, रोज रोज जो यूज कर रहा है उससे संबंधित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, लेकिन हम लोग और भी बेटर ऑप्शन देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 है कार्य विधित ज्ञान पर केंद्रित होना। तो देखिए कार्य विधित ज्ञान पर केंद्रित नहीं करना है पाठ्यक्रम को, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत हो गया। तीसरा है गणितीय संकल्पनाओं को कठोरता देने वाला होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एनसीएफ कभी भी कठोरता देने की बात नहीं करता है। कठोरता हमेशा क्या है, नेगेटिव वर्ड है, तो हम लोग उसको ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया। आगे है बच्चों को प्रागामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। अब हमें बच्चे को क्या करना है, किसी कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना है कि उसको किसी कंपटीशन में बैठाना है हमें। तो ये भी ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। जो भी हम लोग पढ़ाएं वो क्या, वो डेली लाइफ में वो यूज़ कर रहा हो। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। अब देखिए गणित में प्रश्न हल करना है तो सबसे बढ़िया कौशल कौन सा है। पहला ऑप्शन है आपका प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन विधि, कंठस्थ करना। तो देखिए जैसे गणित में जो चीज़ें होती है ना, कंठस्थ करना, रट लेना, फार्मूला याद कर लेना, अनुमान लगाना, ये सब सारी चीज़ें गणित में नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला कंठस्थ करना की वजह से आपका गलत हो गया। दूसरा आपका है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। तो देखिए यहाँ भी एक निगेटिव वर्ड आपको दे दिया, रट लेना, तो ये भी गलत आपका हो गया। तीसरा है विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूपण देखना, ये ठीक लग रहा है। चौथा ऑप्शन है कंठस्थ करना, यहाँ पहले ही कंठस्थ करना दे दिया। दूसरा है अनुमान लगाकर परीक्षण करना। तीसरा है चित्रांकन करना। तो देखिए यहाँ पे कंठस्थ करना हो गया, यहाँ रट लेना हो गया, यहाँ पे कंठस्थ करना हो गया। तो ये तो तीनों निगेटिव वर्ड है, इसलिए हम लोग तीनों को निगेटिव काट देंगे। जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है, विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूपण देखना, ये ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग संख्यांक और संख्या के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब आपके क्या है, संख्यांक है। इन्हीं संख्यांकों को मिला करके संख्या बनती है। जैसे हम लोग कोई संख्या बनाते हैं 9 6 7 4, ये सब क्या है, ये संख्या है।
और ये 9 अकेले संख्यांक है और 6 अकेले संख्यांक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये संख्यांक है और ये जो दोनों चीज़ें हैं वो क्या है, संख्या है। तो हमें डिफरेंस समझ में आ रहा है, संख्यांक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। तो संख्यांक यही 10 होते हैं और संख्याएं कई हो सकती हैं। पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो संख्यांक होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें जीरो को हम लोग मिला लेते हैं। अब कोई कहेगा 10 जो है वो संख्यांक है, तो 10 संख्यांक नहीं 10 संख्या है, तो ऐसे हो जाएगा। तो आपका दिया है वह संख्यांक एक प्रतीक है, सही बात है, जिसे संख्या द्वारा प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग संख्यांक के द्वारा ही संख्या प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब स्टेटमेंट पहला सही है। दूसरा हमारा है एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक बात है, जो एक संख्या ये है उसको भिन्न भिन्न संख्यांकों द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ दोनों अशुद्ध है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ है कि ए शुद्ध है बी अशुद्ध है, ये भी गलत। तीसरा है बी शुद्ध है ए अशुद्ध है, ये भी गलत। चौथा है ए और बी दोनों शुद्ध है, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, यहाँ से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका पक्षांतरण। देखिए पक्षांतरण मतलब ये होता है कि यहाँ मान लीजिए 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग अपार में कर देते हैं। तो पक्षांतरण मतलब ये होता है कि इसका मल्टीपल इसमें हो गया, इसका मल्टीपल इसमें हो गया, या फिर जो है ये इसको क्रॉस किया, तो ये क्या है, एक तरह से पक्षांतरण है, जबकि मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। दूसरा है मानस दर्शन, तीसरा है कंठस्थ कर लेना और चौथा है आकलन करना। तो देखिए जो गणित है उसमें कभी भी हम लोग को कंठस्थ नहीं करना है, चीज़ों को हमें कभी याद नहीं करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गणित का प्रक्रम नहीं है, तो कंठस्थ करना कभी भी प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। आगे देख लेते हैं, समावेशी विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। अब यहाँ क्या है, समावेशी विद्यालय के बारे में बात किया गया है कि हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जो समावेशी जो विद्यालय होता है उसमें क्या होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चा भी हो सकता है, श्रवण बाधित बच्चा भी हो सकता है, या फिर किसी फिजिकल जो है इसको डिसऑर्डरनेस हो गई है तो वो भी रह सकता है। और क्या हो सकता है कि उसमें कमज़ोर बच्चा भी होता है, मंद बुद्धि का बच्चा भी होता है। तो मतलब समावेशी कक्षा में जो है सभी बच्चे होते हैं, तीव्र बुद्धि के बच्चे से लेकर सामान्य बच्चे बाकी सभी होते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, दृष्टिबाधित बच्चा अगर है तो उसके लिए उसकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा हम लोग करेंगे। ऑप्शन नंबर पहला है उसे उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर। अब देखिए दृष्टिबाधित बच्चा है तो उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके बगल में बहुत तेज बच्चा बैठा है या फिर कमज़ोर बच्चा बैठा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके, ये ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है। तीसरा है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। देखिए उन्हें ज़रूरी नहीं है कि विशेष शिक्षक के पास भेजें, क्योंकि अगर बच्चे ग्रुप में हैं, अगर इनको एक शिक्षक पढ़ा रहा है तो अगर एक बच्चे को आप निकाल के किसी अन्य शिक्षक के पास भेजेंगे, इसका मतलब है कि आप उसको ग्रुप से अलग कर रहे हो, और एनसीएफ में कभी भी ग्रुप से अलग करने की बात नहीं कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। आगे है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देके। अब दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसको आप कितना भी अभ्यास करवाएंगे, कितना भी उसको अतिरिक्त समय आप दे देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। यहाँ वैकल्पिक प्रणालियों का हम लोग यूज करेंगे, उसके लिए जो सही रहेगा वो हम लोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, मतलब जो 1/4 है वो छोटा है 1/3 से। यह समझाने के लिए हमें कौन सी जो सबसे उपयुक्त योजना है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कि लघुत्तम समावर्त विधि का प्रयोग करके। देखिए लघुत्तम समावर्त विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं छोटा और बड़ा बताने के लिए, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको एलसीएम एचसीएफ उस समय समझ में नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके, ये तो ठीक लग रहा है। तीसरा है डायनिस ब्लॉक का प्रयोग करके, और चौथा है संख्या चार्ट का प्रयोग करके। तो देखिए ना ही डायनिस ब्लॉक का हम लोग प्रयोग करके और ना ही संख्या चार्ट का यूज़ करके। संख्या चार्ट इसे कहते हैं, ये ऐसे ऐसे होता है, इसमें माइनस इधर होता है, सॉरी यहाँ -1 -2 और यहाँ 0 होता है, वहाँ यहाँ 1 2 ऐसे होता है। तो हम लोग संख्या चार्ट का भी प्रयोग करके नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ठीक, मतलब कैसे 1/4 और 1/3 से छोटा है, तो इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है।
देखिए कागज़ की पट्टियों का यूज करके हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 2 कागज़ की पट्टियाँ लेंगे और उसको एक को 4 भाग में बांट देंगे और एक को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग बच्चों को समझाएंगे कि देखिए जो 4 भाग में बटा हुआ है वो क्या है, उसके टुकड़े जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसलिए वो क्या है, ये छोटा है, 1/4 छोटा है। और जो हम लोग 3 भाग में जिसको बांटे हुए हैं उसकी जो पार्ट हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, वो बड़े बड़े हैं, इसलिए 1/3 बड़ा है, इसलिए हम लोग कागज़ की पट्टियों का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया है, उसको पहचानिए। तो हमें क्या करना है, प्राथमिक स्तर पे हम लोग ज्यामिति को पढ़ाना है, उसकी सबसे अच्छी जो प्रक्रिया है उसको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पे ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना है। चलिए ठीक है। दूसरा है अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियाँ और की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए। तीसरा है बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाएं ताकि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। चौथा है गणित प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह, यहाँ शब्द संग्रह का विकास करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमें आंसर पता चल चुका होगा। जो प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे हैं जो ज्यामिति का अध्यापन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, कि बच्चों को हम अवसर दें करने के लिए। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ अवसर देने की बात की गई है, जो हमें पॉजिटिव वर्ड मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय तर्कणा का कौन सा सूचक है वो हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, यहाँ परिभाषा की बात की गई है। दूसरा है गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यहाँ तर्क संगतता की बात की गई है। तीसरा है परिकलन में निपुणता की क्षमता। चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो आई होप कि आप लोग को आंसर इसका पता चल चुका होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, पहले वाले में बोला है परिभाषा देना, और हम जानते हैं कि एनसीएफ जो होता है वो परिभाषा देने के खिलाफ है, मतलब हमें परिभाषा न देना है न ही याद करना है, याद करवाना है। तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा आपका तर्क संगत सोचने की बात की गई है, इसका मतलब ये काफ़ी सही है आपका, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है आपको निपुण नहीं बनाना है किसी चीज़ में, किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए नहीं तैयार करना है, और सूत्रों को स्मरण भी नहीं करवाना है, आप लोग को सूत्र भी याद नहीं करवाने हैं, कोई फॉर्मूला कोई परिभाषा याद नहीं करवाना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 36 क्वेश्चन। एक बच्चे ने से यह प्रश्न पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई चौड़ाई उत्तर दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए जब बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है तो उसने कहा लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल एरिया जो है वो उसने क्या कहा, लंबाई इंटू चौड़ाई जो है। तो आप क्या कहेंगे, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयतन के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। दूसरा है कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई है। तीसरा है बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। चौथा है बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो देखिए बच्चे को अवधारणा के बारे में जानकारी है तभी तो वो बोल रहा है कि लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब वो सही कह रहा है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो गया। आपको क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसने क्षेत्रफल के बारे में ही बताया है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है बच्चा सही कह रहा है, तो हाँ बच्चा सही कह रहा है, लेकिन बच्चे ने क्या किया है कि उसको ये नहीं बताया कि वो किसके क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयतन के क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यहाँ क्या कह रहा है, गणितीय वार्तालाप को जो है प्रोत्साहित करना है। तो पहला ऑप्शन है गणित से डरने वाले बच्चों को कक्षा में आपस में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये बात आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे गणित से डरते हैं वो बातचीत करके कैसे सही कर पाएंगे अपने डर को। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत है। दूसरा है गणित के विषय के बारे में कक्षा में बहस आयोजित करवाना चाहिए। देखिए बहस आयोजित करवाने से गणित विषय की हमें समझ उत्पन्न नहीं हो पाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत है। तीसरा है बच्चों को गणित की कक्षा में प्रमेय और सूत्रों के वाचन में सक्षम होना चाहिए। मतलब अगर गणित में बच्चा प्रमेय और सूत्रों को जल्दी जल्दी बोल ले रहा है तो वो गणित जानता है, ये तो कोई बात नहीं हुई। ऑप्शन नंबर 3 भी आपका गलत है। चौथा है गणितीय विवरणों
के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी हम लोग गणित के बारे में बात करते हैं, उसके विवरण के बारे में बात करते हैं, तो हमें उसका जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका सटीक मतलब पता होना चाहिए कि जो हम लोग बोल रहे हैं उसका मतलब सही है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। अब देखिए छोटे बच्चों के बारे में बात किया गया है कि हम लोग उसको कैसे, उसके अंदर गणित की जो विचार है उसको हम लोग विकसित करेंगे। तो पहला है चित्र दिखा के, संकेत और ठोस वस्तुएं। तो देखिए चित्र दिखाना तो ठीक है, लेकिन संकेत का यूज नहीं करेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है ठोस वस्तु, चित्र फिर संकेत। अब जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में पेन है, तो वो क्या है, ठोस वस्तु है। तो हम लोग पहले दिखाएंगे बच्चों, देखो ये एक पेन हो गया और ये एक पेन हो गया, हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया, 2 पेन हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग दिखा देंगे बच्चों को, तो बच्चे क्या करेंगे, ठोस वस्तु से जान जाएंगे कि हाँ ये 1 + 1 2 हो रहा है। फिर हम लोग उसको चित्र के माध्यम से दिखाएंगे कि कोई चित्र रहेगा, हम लोग दिखाएंगे देखिए ये एक एप्पल है और ये एक एप्पल है आपका, तो ये क्या हो गया, 2 एप्पल हो गया। तो हम लोग चित्र बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग संकेत से दिखाएंगे कि ये 1 + 1 = 2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। पहले हम लोग क्या करेंगे, ठोस वस्तु दिखाएंगे, उसका चित्र समझाएंगे, उसके बाद हम लोग संकेतों के द्वारा उसको सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह, गणित विषय कैसा है, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है। दूसरा है तर्क सम्मत सोच विकसित करता है। तीसरा है व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है। चौथा है इनमें से सही। तो देखिए जो गणित विषय है वो इनमें से सभी ऑप्शन आपका ठीक होगा। जो गणित विषय है वो विज्ञान को समझने के लिए भी हम लोग को सहायता करता है। जैसे विज्ञान में अगर कभी न्यूटन का लॉ आ गया आपको, या फिर किसी और चीज़ का लॉ आ गया, तो उसको जो है गणित के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। और हमें हमारे अंदर जो है तर्क वाला सोच भी गणित के द्वारा ही आता है। और गणित हमारे जो है व्यवहारिक जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग कोई भी सामान लेने आते हैं दुकान पे, तो हम लोग प्लस माइनस करके कि हाँ इतने का हमने सामान लिया तो ऐसे इतना हुआ, तो वो व्यवहारिक जीवन में भी क्या होता है, यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका, इनमें से सभी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जब, गणित कब पनपता है विद्यालय में, जब क्या होता है, दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश किया जाता है। देखिए यहाँ विवश बोल दिया, इसका मतलब ये निगेटिव है, मतलब ये आपका ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। आगे है दूसरा, बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। हमें व्याख्या भी नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका गलत हो गया। आगे है बच्चों एक साथ सूत्र का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा में प्रदर्शन करने का दबाव होता है। तो दबाव तो हमें बिल्कुल भी नहीं देना है और सूत्रों का अभ्यास भी नहीं करवाना है। इसमें 2 आपको निगेटिव वर्ड मिल गए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथा है गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जो एनसीएफ 2005 जो है वो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग गणित सिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चों के अंदर ऐसी परिस्थिति पैदा करें जिससे क्या हो, उनके बाहरी अनुभव से वो गणित जुड़ जाए और उनको समझ में आ जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।